हाय वो सब ध्यान है सबका। माइनर कहाँ देख रहे थे कर? राइट्स ऑफ द पार्टनर्स देख रहे थे, म्यूचुअल राइट्स। उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था टिल द एडवांसेस। मेरे सुस्त रत्नों। और पीछे वाले तुम क्या मूवी देखने आए हो जिंदगी में? पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो, इतने अंधेरे में बैठे हो। उसमें से दो चार लोगों के कलर तो इतने भारी है कि वो दिख ही नहीं रहे थे, अब दिखना शुरू है मेरे को। चलो स्टार्ट करें, बोलो आया ना? ओके चलो, म्यूचुअल राइट्स में कल हमने एडवांसेस के ऊपर का इंटरेस्ट देखा था। एडवांस के ऊपर कितना इंटरेस्ट आता है? सांडदार। नीचे हेडिंग डालो, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। राइट टू बी इंडेमनिफाइड। व्हाट इज इंडेमनिफिकेशन? क्या? इंडेमनिफिकेशन, इंटीमेशन नहीं, इंडेमनिफिकेशन। एनीवन व्हाट इज इंडेमनिफिकेशन? अरे तुमको मालूम होगा ना इंडेमनिफिकेशन यार। दो दोस्त रहते हैं, ठीक है, रमेश सुरेश। रमेश सुरेश को बोलता है चल इमेजिका जाएंगे, है ना? इमेजिका के वो एंड में जो CA लिखा है वहां पे फोटो खिंचाएंगे। GCA है ना वो एंड में स्पेलिंग में, वो देखना तुमने, वो बहुत ट्रेंड बीच में CA के बच्चों में ही ट्रेंड है। वो इमेजिका जाते हैं वहां एंड में, जो दो एंड में इमेजिका का स्पेलिंग में एंड में CA आता है ना, वहां जाके फोटो खिंचाते हैं। ऐसे सबको आया ना? तो एक दोस्त दूसरे को लेके गया, इमेजिका जाएंगे, बोले रोलर कोस्टर में बैठेंगे, वो ऐसा ऐसा वाला, ठीक है? क्या? नाइट्रो? अच्छा नाम भी मालूम है जीवन में। सो नाइट्रो रोलर कोस्टर में बैठेंगे। तो एक बंदा बहुत ही एकदम अग्रेसिव रहता है कि रोलर कोस्टर ये सब घुमाऊंगा ना जीवन में, ऐसे गरुर घनचक्कर, ठीक है? और दूसरा एकदम फट्टू रहता है, वो देखो मरते मरते बच्चे अगले पिछले वाले, हाँ है ना? तो पहला बोलता है चलना चलना, कुछ नहीं होता। दूसरा बोलता है मैं नहीं आ रहा। पहला बोलता है क्या फट्टू है तू? दूसरा बोलता है हाँ हूं। तो पहला बोलता है तो कुछ तो कर जिंदगी में करना पड़ेगा ना, यही नहीं हो रहा तेरे से तो वो क्या होगा? अरे दूसरी राइड्स रे, वो भी राइड ही होती है। एनीवे, अरे आई मीन टू से, सो यही नहीं हो रहा तेरे से तो वो क्या होगा? ऐसा पहले वाले ने दूसरे को बोला। दूसरा नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं मरवर गया। तो बोले नहीं मरेगा, मैं हूं ना तेरे साथ। बोले नहीं यार कुछ तो भी हो जाएगा। बोले कुछ भी हुआ ना देख मैं है। बोले पक्का? बोले हाँ। देख अगर तेरे को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरे को 100 रुपए देगा। सो व्हेन यू मेक सच काइंड ऑफ प्रोमिसेस खुद के दोस्तों को कि टेक अ रिस्क एंड इफ समथिंग हैपेंस आई विल टेक केयर और आई विल कंपेंसेट यू, दैट इज नथिंग बट इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन प्रोमिसेस टू अनदर टू सेव हिम फ्रॉम अ लॉस कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट, बट स्पेसिफिक इवेंट, इन दैट केस इट इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल भाई ने ली हार्ली डेविडसन, सार्थक सारे ने कौन सी गाड़ी ली? हार्ली डेविडसन। अब सारे ने हार्ली डेविडसन ली और सारे ने इंश्योरेंस हार्ली डेविडसन निकालनी पड़ेगी ना अपने को, है? निकाल के बताएंगे तुमको हार्ली डेविडसन क्या हुआ, ड्रॉ करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है? तो सारे ने ली हार्ली डेविडसन। दूसरा पैर दिख नहीं रहा, छुपे है भिखारी लोगों। पैर था वो पैर, ठीक है? ये सारिया और ये सारिया की गर्लफ्रेंड, ठीक है? अब सारे ने हार्ली डेविडसन ली थी। हार्ली डेविडसन लेके सारा फुल एकदम 100 की स्पीड के ऊपर चला रहा था। सामने से एक सुंदर सा ट्रक आया, सारे को ट्रक बहुत पसंद आया, बोले मैं इस ट्रक में ही घुस जाऊंगा।
और सारे और ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, फिर सारे ऐसा गिरा है, चेहरे पे स्माइल है क्योंकि गर्लफ्रेंड ऐसी गिरी है। समझ में आ रहा है? अन बाइक ऐसी गिरी है, सिर्फ चक्के है, बची हुई बाइक पता नहीं कहाँ है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकालते हो तो आप एक्चुअली सामने वाले इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे साथ एक्सीडेंट जैसा कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हुआ तो मेरे को पैसा चाहिए। बोलो हाँ है ना? एंड इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या प्रॉमिस कर रही है? व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस अनदर टू कंपेंसेट हिम फॉर द लॉस कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट, लॉस कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट, देन इट इज अ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? हालांकि इंडेमनिटी का मतलब किसी स्पेसिफिक इवेंट से हुए हुए लॉस को कंपेंसेट करना। अब इसको पार्टनरशिप में कैसे लगाए अपन? तो नॉर्मली मुझे बताओ, पार्टनर फर्म के बिहाफ पे काम करते हैं? अरे बोलो हाँ है ना? अब समझो कोई पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट करना है फर्म के बिहाफ पे, पर कॉन्ट्रैक्ट जिस कस्टमर से करना है वो दिल्ली में है। पार्टनर ने यहाँ से कैब पकड़ी, कैब से एयरपोर्ट गया, फ्लाइट की टिकट निकाली, फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली उतरा, दिल्ली से कैब की, होटल गया, होटल में रहा, कस्टमर से मिला, मीटिंग की, खाना खाया, वापस आया, वापस कैब पकड़ी, वापस एयरपोर्ट, वापस कैब पकड़ी, वापस घर पे। नियरली 50-1 हज़ार का खर्चा हुआ। ये पर्सनल खर्चा है पार्टनर का या फर्म के लिए किया है? तो क्या पार्टनर को इस 50,000 के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है? इंडेमनिफिकेशन। क्लियर है? मुझे बताओ, हर पार्टनर को ये राइट है इंडेमनिफाई करवा लेने का? बोलो यस और नो। तो नीचे लिखना, एवरी पार्टनर have a right to get indemnified. Every partner have a right to get indemnified for the acts done or expenses incurred or loss caused due to the business of firm, due to the business of firm, due to the business of firm। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, any expenses he has incurred, any expenses he has incurred on behalf of firm, any expenses he has incurred on behalf of firm shall be reimbursed, shall be क्या बोले एक बार उसे? reimbursed। full stop। point number 3, such a act will be considered as acts executed by firm, such acts will be considered as acts executed by firm, acts executed by क्या बोले एक बार उसे? full stop। लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस सर नो। यहां पे हो गया राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अब इसके बाद में मैं एक और चार्ट ले रहा हूं, ठीक है? बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? मेरे साथ साथ आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। किसी को सारे ड्रॉ करना है विद द हार्ले डेविडसन? ओके, आ जाओ। चार्ट मेरे साथ ड्रॉ करना। लिखना राइट्स रिगार्डिंग restructuring, rights regarding restructuring। सबसे पहला राइट
हर बार राइट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। दूसरा राइट टू रिटायर। तीसरा राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। राइट रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग, राइट टू रिटायर, राइट नॉट टू बी केवल एक बार से एक्सपेल्ड। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ध्यान देना। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर ऐड करना है तो क्या किया जा सकता है? नॉर्मली आपने अगर सुना होगा तो पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर ऐड करना या एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करना, दोनों से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इट इज एज गुड एज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज नोवेशन? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को बंद करो, नए कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करो। बोलो हाँ या ना? दैट इज वाई एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो मना कर सकता है कि हमें नया पार्टनर नहीं चाहिए भाई, ठीक है? अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक पार्टनर के मना करने से नए पार्टनर का इंट्रोडक्शन रुक सकता है? क्या सिर्फ एक पार्टनर के, समझो 10 पार्टनर है, 10 में से एक ने मना किया और 9 चाहते हैं नया पार्टनर आए, तो क्या फिर भी नए पार्टनर का एडमिशन रुक सकता है? बोलो हाँ या ना? आगे पढ़ना, समझ में आएगा। इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्डिंग यूज किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब पार्टनर नया ऐड करना है तो ये कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर मेजॉरिटी के डिसीजन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 में से 6 ने बोल दिया नया पार्टनर लाओ तो आ जाएगा। हाँ, 10 में से 10 का अप्रूवल चाहिए अगर आपको नया पार्टनर लाना है तो। पूछो क्यों? बिकॉज दिस इज अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग, दिस इज अबाउट नॉट अबाउट बिजनेस डिसीजन। नया प्रोडक्ट बेचना है क्या, ये डिसीजन नहीं है। नया पार्टनर लाना है क्या, क्योंकि उससे प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाएगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, नियरली नोवेशन हो जाएगा, पूरी नई फर्म बनेगी। और पूरा अगर नोवेशन होना है तो हर एक को पूछना जरूरी है ना? बोलो हाँ या ना? तो ये चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होती है। बच्चों को लगता है मेजॉरिटी पार्टनर ने डिसीजन मेकिंग कर लिया, नया पार्टनर आ जाएगा। हाँ, जब सब हाँ बोलेंगे तो ही नया पार्टनर आ सकता है। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो यस और नो। नीचे, वेयर द पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू फर्म, ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन इन द पास्ट। नया पार्टनर नए सिरे से आएगा, नया नवेला कोरा करकरीत गरम गरम, तो क्या वो ठंडे एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा? वो सिर्फ गरम गरम आया है, वहां से गरम गरम एक्ट्स के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? ये चीज को आपने याद रखना। दो चीजें। अच्छा, क्या हम पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख सकते हैं? बहुत जोर से सवाल है, बहुत जोर से, ठीक है? क्या हम पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख सकते हैं एग्रीमेंट करके कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन डिसाइड टू एक्सेप्ट और नॉट द न्यू पार्टनर? क्या हम पार्टनरशिप डीड में लिखवा सकते हैं? समझो पार्टनरशिप डीड ने सब पार्टनर्स ने एग्री करके लिखवा दिया कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स विल डिसाइड टू एक्सेप्ट अ न्यू पार्टनर और नॉट। क्या ये वैलिड प्रोविजन रहेगा पार्टनरशिप डीड में? आंसर है नो। ये राइट हमेशा सभी पार्टनर्स का रहा है और हमेशा सभी पार्टनर्स का रहेगा। एग्रीमेंट कैन नॉट चेंज इट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो चलो वहां पे लिखते हैं अपन, आ जाइए। लिखना, द न्यू पार्टनर पॉइंट करके लिखना, द न्यू पार्टनर shall not be admitted without consent of all partners. Point number 2, new partner not liable for old acts. न्यू पार्टनर नॉट लायबल फॉर कौन से एक्ट्स बोले एक बार उसे? ओल्ड एक्ट्स। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है सबको? वॉइस इज नॉट कमिंग, कमिंग बेटा कमिंग। चलो लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है, प्लीज बोलिएगा। ऑल क्लियर? चलो गुड। नेक्स्ट वन, यहां तक समझ में आया? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बोलो हाँ या ना? दूसरी बात, अब दूसरा वाला पॉइंट मैं ले रहा हूं, राइट टू रिटायर। व्हाट डू मीन बाय रिटायर?
सर रिटायर मतलब सर छोड़ के जाना। तो तुम्हारी एक्स तुम्हारी लाइफ से रिटायर हुई है क्या? हाँ, बोलो, व्हाट इज राइट टू रिटायर? रिटायरमेंट सुना है? व्हाट इज रिटायरमेंट? सर वो जब बाल सफेद होता है ना, वो आदमी बूढ़ा होता है, कुछ नहीं कर सकता, तब रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है सर। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो सर। नो, नहीं, रिटायरमेंट का मतलब होता है रिलैक्सेशन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। रिटायरमेंट का एक्चुअल मीनिंग है रिलैक्सेशन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। यू आर आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यू आर रिटायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बैच चल रहा है, अपना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया, तुमने फाउंडेशन की एग्जाम दे दी, फाउंडेशन पास हो गया, यू एंड मी बोथ आर रिटायर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब तुम्हारे बाल सफेद हो गए क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रिटायरमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाना। अब यहां हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट की, मतलब पार्टनर पार्टनरशिप डीड से, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनर मन मर्जी से रिटायर हो सकता है क्या? नोटिस वोटिस देना पड़ेगा? देना पड़ेगा नोटिस? बोलो हाँ या ना? अच्छा, कभी भी रिटायर हो सकता है या कुछ ऐसा, कुछ कोई स्पेसिफिक टाइम, डे, मुहूर्त, पंडित जी? कभी भी, एनी पॉइंट ऑफ टाइम? पक्का? चलो उसको रीड कर लेते हैं, एक बार आ जाइए। यवरी पार्टनर, यवरी यवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर विच with the consent of all other partners. Oh my the gods! मतलब एक पार्टनर लाने का है तो भी सबका कंसेंट, और एक जाने का है तो भी सबका कंसेंट। अच्छा, लाने का है तो सबका कंसेंट ठीक है, जाने का है तो सबके कंसेंट में जो रिटायर हो रहा है उसका भी लेना पड़ेगा क्या? बोलो हाँ या ना? लेना पड़ेगा क्या? लिया तो भी, वो तो हाँ ही बोलने वाले, उसको रिटायर जो होना है, तो डज इट मैटर? और सबका कंसेंट है तो मेजोरिटी का भी इशू नहीं है, तो बचे हुए सभी पार्टनर्स का कंसेंट आया तो भी काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ओके, सो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, एंड इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप बीइंग एट विल, पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब क्या? क्या? लुच्चा? इच्छा? इच्छा लो, इच्छा। पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनरशिप एट इच्छा। समझ में आ रहा है? विल मतलब विल का इच्छा नहीं रे भिखारी लोगो यार, तुम्हारे चक्कर में ना। डिस्क्रीशन, ऐसे पार्टनरशिप एट विल को क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप एट डिस्क्रीशन। व्हाट इज डिस्क्रीशन? ओन डिसीजन मेकिंग, सुओ मोटो। क्लियर है? सुओ मोटो सुना है? व्हाट इज सुओ मोटो? एसईओ एमओटीओ, मन मर्जी से। ठीक है, एट विल का मतलब होता है सुओ मोटो, सुओ मोटो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग अ नोटिस टू द इफेक्ट टू ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब यहां से हमको ये समझ में आता है पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पार्टनरशिप एट नॉन विल। नहीं, उसे कहते हैं ड्यूरेबल पार्टनरशिप या ड्यूरेशन पार्टनरशिप, दोनों बोला तो भी चलेगा। व्हाट इज ड्यूरेबल और ड्यूरेशन पार्टनरशिप? कि इतने समय के लिए इतने सारे लोग पार्टनर्स रहेंगे, मतलब रहेंगे। नॉर्मली ये ड्यूरेबल पार्टनरशिप कहां होती है? एनीवन एग्जांपल? यस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अगर आप टाउनशिप प्रोजेक्ट लेके चले हो, एक है आर्किटेक्ट, एक है बिल्डर। एक आर्किटेक्ट है जो डिजाइनिंग करेगा, एक है बिल्डर जो बांधेगा, और एक है कॉन्ट्रैक्टर। तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया। आर्किटेक्ट, बिल्डर जो फाइनेंस कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया, बिल्डर ने पैसा लगाया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों ने मिलकर ड्यूरेबल पार्टनरशिप उठाई है, ड्यूरेशन वाली, कि भाई साहब जब तक टाउनशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, और कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि जाएगा तो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा चीज। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पार्टनर टिल द कंप्लीशन ऑफ टाउनशिप रिटायर नहीं हो सकता, अनलेस अदर पार्टनर्स गिव्स द कंसेंट, एंड अदर ऑल पार्टनर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। मतलब आर्किटेक्ट को छोड़ना है तो भाई साहब बिल्डर ने भी हाँ बोलना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर ने भी हाँ बोलना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आ जाइए, रिटायरमेंट के अंदर दो पार्ट्स करना है इसमें। लिखना पार्टनरशिप एट विल,
और दूसरा लिखना ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनर कैन रिटायर at any time by giving notice. Partner can retire at any time by giving notice. Duration partnership, partner can only retire after completion of project, completion of object लिखूंगा मैं, और with consent of all partners. Full stop. लिख लगा, लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर। नो, एवरीबॉडी डन? हो गया पक्का? आगे बढ़ू मैं पक्का? चल, अब ये चीज होने के बाद में तीसरा है नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक लाइन में खत्म हो जाएगा। एवरी पार्टनर हैज राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। नॉट टू बी एक्सपेल्ड मतलब जीपीएल। समझ में आया क्या? जिनको आया अच्छा है, नहीं समझा पोगो। ठीक है। सो नॉट टू बी एक्सपेल्ड मतलब लात पड़नी नहीं चाहिए। लात मार के निकाला बोलता है ना। सो कोई भी पार्टनर को आप पार्टनरशिप से बाहर लात मार के निकाल नहीं सकते, वैसे भी नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? फ्रॉम द फर्म बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कभी भी मतलब 10 पार्टनर में से 6 ने डिसाइड किया कि बचे 5 में से एक एक उड़ाते जाएंगे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। एक्सपल्शन या किसी भी एंगल में पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। सर सभी पार्टनर ने कंसेंट दिया, 10 में से 9 ने बोला तू निकल जा, तो भी नहीं हो सकता। आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी और 9 लोगों की नई पार्टनरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे टू डू इट। तो एक्सपल्शन जो है ना वो बहुत सीवियर है बच्चों, ये इतने आसानी से नहीं होगा। सो नॉट टू बी एक्सपेल्ड इज अ वेरी सीवियर राइट। ठीक है। इस चक्कर में तो कोर्ट में केसेस हो जाते हैं भाई साहब, एक्सपल्शन के केस में, क्योंकि पार्टनर छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा पार्टनर उसको रखना नहीं चाहता। फिर पार्टनरशिप में आती है दरार। ठीक है। और उनका हो जाता है केस। क्लियर है कंसेप्ट? हमारे केस में हुआ, मेरे और विजय सर का, हमारे एक अच्छा दोस्त है राजू करके, राजेंद्र, वो सीए है और क्रेडिट रेटिंग करता है। क्रेडिट रेटिंग सुना है? क्रिसिल सुना है? क्रिसिल? सिबिल सुना है? सिबिल? सिबिल पे आपका रेटिंग होता है मालूम है? आपका क्रेडिट रेटिंग 700 के ऊपर है फिलहाल, ये मालूम है तुमको? क्योंकि जिंदगी में अभी तक कुछ लोन वोन लिया ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? ना क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पहले क्रेडिट वर्दिनेस तो होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारा सिबिल 700 के ऊपर है, ऐसा वो दूसरे कंपनीज का रेटिंग निकाल के देता है। ठीक है। और उस बेसिस पे वो कंपनीज को लोन मिलते हैं। अच्छा खासा प्रैक्टिस है, ये भी एक एरिया है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकता है। वो बंदे का खुद के दोस्त के साथ हो गया झगड़ा, दोस्त मतलब पार्टनर के साथ। ठीक है। क्योंकि पार्टनर जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहा था वगैरह वगैरह वगैरह, दोनों के बीच में केस हो गया। अब उनका झगड़ा ये था कि कौन सा पार्टनर बाहर निकलेगा, क्योंकि जो रुकेगा वो ब्रांड नेम यूज करेगा, जो रुकेगा वो क्या करेगा? ब्रांड नेम। तो झगड़ा उसी चीज का है कि किसको हकाल सकते और ब्रांड नेम कौन यूज करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हालांकि वो केस जीत गया हमारा वाला दोस्त। ठीक है। हम साथ में थे उसके। ठीक है। सो हमारा वाला दोस्त केस जीत गया उस सिचुएशन में। उसका राइट भी था क्योंकि उसके नाम पे ब्रांड नेम रजिस्टर्ड था, पेटेंट और कॉपीराइट ट्रेडमार्क उसके ब्रांड नेम पे था, काम भी एक्चुअली पूरा वो करता था। एंड द अदर पार्टनर वाज जस्ट अ मार्केटिंग पर्सन। ठीक है। वो जाके सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स वो लाता था। हाँ उसकी भी मेहनत थी, ऐसा नहीं उसकी मेहनत नहीं थी, पर उसके लिए वो ओवर चार्ज करता था। दैट इज अ थिंग। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस के अंदर जब नॉर्मली ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप से हकाल नहीं सकते। मतलब इवन 50 लोगों की पार्टनरशिप है, 49 मेंबर्स ने बोला कि 50वें को निकालो, तो भी ये नहीं हो सकता। आपको पूरा राइट है कि आप पार्टनरशिप में बने रहो अनलेस पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। ठीक है। सो यहां लिखना सबने, याउरी पार्टनर have right
to be in the firm till dissolution. The other partners cannot expel him in any situation. Full stop. The other partners cannot expel him in any situation. लीव लगा? बोलो हाँ है ना? डन एवरीबॉडी, ये चीज को याद रखना। अब ये हो गया पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर to carry on the business, right of outgoing partner to share the subsequent profits, और उसके बाद में right to dissolve the firm, right to क्या बोले एक बार उसे dissolve। तो अब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास रिटायरमेंट के बाद देखो एक्सपल्शन हो नहीं सकता, नए पार्टनर का एडमिशन जब तक सब कंसेंट देंगे होगा नहीं। तो ये जो तीनों कॉन्सिक्वेंसेस है या दो कॉन्सिक्वेंसेस है किसके है? ये न्यू पार्टनर के है, रिटायरमेंट के, या एक्सपल्शन के है? अरे ये काय के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आउटगोइंग पार्टनर वाले, रिटायरिंग पार्टनर के। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो वहां पे ऐड करो रिटायरिंग पार्टनर के केस में, नीचे करो करली ब्रैकेट। सर पेज खत्म हो गया सर मेरा। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम? दो। कौन कौन से? राइट टू कैरी ऑन, सिमिलर बिजनेस, right to share profit after retirement। ओके, लीव लगा? मुझे एक बात बताओ एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी? मुझे एक बात बताओ, पूछो क्या, जोर से पूछो क्या। क्या हमने एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी सुना है? एग्जाम्पल तो दो चार। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, मैरिज ब्रोकरेज, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, अलाइन एनिमी। याद आया? बोलो हाँ है ना? उसमें एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, उसमें एक क्लॉज अपन ने देखा था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो सिमिलर बिजनेस सिमिलर लोकल लिमिट्स के अंदर सिमिलर पीरियड के लिए, मतलब कुछ लिमिटेड लोकल लिमिट्स के अंदर लिमिटेड पीरियड के लिए सेम बिजनेस नहीं कर सकता। याद आया? यही तो है वो, यही है, यही है, यही तो है वो। समझ में आ रहा है? यहीं भी तो रिटायरिंग पार्टनर है ना, अगर वो फर्म से बाहर जा रहा है तो क्या वो सिमिलर बिजनेस लिमिटेड एरिया लिमिटेड टाइम के लिए उस एरिया में कर पाएगा क्या? नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? तो आ जाइए देखते हैं इसको। आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस with that of the firm and he may advertise such a business but without using the firm name or representing himself to carry on a business of the firm, soliciting the customers or the persons of the firm, dealing with the firm, he ceased to be a क्या बोले बाजू से पार्टनर। अब इन्होंने आधा ही सच बोला है, पूरा सच बोला ही नहीं है उन्होंने। क्लियर है कंसेप्ट? तो मैं पहले यहां पे लिखना चाहूंगा पॉइंट नंबर 1 लिखना, पॉइंट नंबर 1 एज पर एक्सेप्शन to agreement in restraint of trade, the retiring partner shall not carry same business in same area
or limits for limited period. Point number 2, after such a period, or beyond such a limit, it's allowed to do same business. Point number 3, he shall not use same brand name. He shall not use same brand name or solicit the same customers of old firm. समझ में आया सबको? तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड साथ में क्या बोले एक बार जो से राइट ऑफ अ पार्टनर टू कंडक्ट सिमिलर बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों चीजों को कवर कर लिया। समझ में आया पक्का? अरे आ रहा क्या ध्यान में? खाना खाने के बाद सीरियसली ऐसे नशे में दिखते हैं ना आधे। हाय हेलो सर, खाना प्यार है सर हमारा जीवन में, गांजे से नशा ज्यादा देता है वो। बोलो हाँ या ना? ये देखो सारे पूरा गया है एकदम ढै, गांजा क्या चढ़ेगा है सारे। नेक्स्ट वन, अगला, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। मुझे बताओ पार्टनरशिप से रिटायर होने के बाद भी आप प्रॉफिट ले सकते हो क्या? हाँ या ना? यस और नो? अरे यस और नो? याद रखना, जब तक तुम्हारी एसेट पार्टनरशिप में है, जब तक तुम्हारा कैपिटल पार्टनरशिप में है, तब तक तुम पैसा ले सकते हो। पूछो कैसे? वेयर एनी पार्टनर हैज डाइड, डाइड मतलब और शीज टू बी अ पार्टनर, मर गया या पार्टनर नहीं बचा, द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और समझ में आया? मतलब कोई पार्टनर मर गया या तो फिर उसने छोड़ दिया, तो बचे हुए पार्टनर उसकी असेट को लेके या फाइनल सेटलमेंट करके उसको असेट वापस दे के भी बिजनेस कर सकते हैं। पर अगर आपने उसकी असेट ले ली, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट has at his own representative's option the right to such a share of a profit made seen cease to be a partner as the attributable to use his share of the property of the firm or to interest at the rate of कितना 6% per annum on the amount of share of property in the क्या बोले एक बार firm। तो अगर पार्टनर की असेट आप यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या प्रॉफिट शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा क्या? हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी उसको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं बोला है, एंड इंटरेस्ट 6% मिलेगा। इट इज एज गुड एज एडवांस दिया है, इट इज एज गुड एज क्या दिया है? एडवांस। तो यहां पे लिखिएगा, आ जाइए सब जन साथ में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द रिमेनिंग पार्टनर can settle accounts and return the property to retiring partner or use his property for business of firm। Point number 2, if such a property is used, the interest at the rate of 6% PA
be paid over value of such a property. और वैल्यू ऑफ क्या लिख बाजू से सच अ प्रॉपर्टी लिख लिया सबने, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट चीज के ऊपर जाए, बोलो यस और नो, पक्का खत्म हो गया सबका। ओके तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। राइट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस और राइट टू शेयर अ प्रॉफिट आफ्टर क्या बाजू से रिटायरमेंट। सबको समझ में आया पक्का, एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। चलो शानदार। अब ये चीज होने के बाद में राइट टू डिसॉल्व द फर्म आखिरी बचता है। A partner has a right to dissolve the partnership with the consent of all partners, but where the partnership is at the will, firm may be dissolved by the partner giving a notice of retirement. Partnership at will में जो पार्टनर रिटायर हो गया तो आपको फर्म इमीडिएटली डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमने ऑलरेडी देखा ना, दो टाइप के पार्टनरशिप, बोलो यस और नो। चलो ये होने के बाद में ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आता है, तो नीचे हेडिंग डालिए रजिस्टर के अंदर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये सिंपल सिंपल लिस्ट है एकदम, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर 1, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ड्यूटी क्या है पार्टनर की? बिजनेस कंडक्ट करना, बोलो हाँ है ना। अच्छा खुद के लिए करना है या पार्टनरशिप के लिए करना? तो लिखना पॉइंट नंबर 1, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर to conduct the business of the partnership, it is duty of partner to conduct the business of the partnership to greatest common advantage, to greatest common advantage in good faith, in good faith, full stop. Point number 2, it is a duty of the partners, it is duty of the partners to give each other, to give each other true account, true accounts and all financial information, and all financial information. Point number 3, मुझे बताओ अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया और फर्म को लॉस हो गया तो क्या फर्म पार्टनर से रिकवर कर सकता है? बोलो हाँ या ना। नीचे थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ फ्रॉड, in case of fraud, partner shall compensate a firm, in case of fraud, partner shall compensate a firm for any loss caused, partner shall compensate the firm for any loss caused for any loss क्या वाले बार उसे caused due to fraud. Next point, partner always should act diligently, partner always should act diligently and allow advantage of his knowledge, and allow advantage of his knowledge and skills, and skills to other partners, skills to other partners. लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट,
मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से करना है, एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो उसी हिसाब से। तो लिखना द पार्टनर शॉल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, द पार्टनर शॉल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस as per the ratio agreed between them, as per the ratio agreed between them, as per the ratio agreed between them, if not equally, if not equally, full stop. Next point, मुझे एक बात बताओ, पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप के असेट यूज करके पर्सनल प्रॉफिट कमाया तो रख सकता है या फर्म को वापस देना पड़ेगा? तो लिखना इफ अ पार्टनर अर्न्स अ पर्सनल प्रॉफिट, if a partner earns a personal profit by use of the firm's asset, by use of the firm's asset, he shall compensate the same or refund the same, refund the same to the partnership, to the partnership. फुल स्टॉप। कितने पॉइंट्स हुए? लास्ट पॉइंट, द पार्टनर शॉल नॉट कैरी अ कंपीटिंग बिजनेस, द पार्टनर शॉल नॉट कैरी अ कंपीटिंग बिजनेस or similar business, partner shall not carry competing or similar business as that of the firm, as that of the firm. If he does, as that of firm, if he does, he shall share all the earnings with the firm, he shall share all the earnings with the firm, full stop. लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना। सो यहाँ ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर भी होते हैं क्या बोले, एक बार जो से खत्म। 7 पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, स्टार मार्क करके रखना। हाँ, पार्टनरशिप करके ड्यूटीज पार्टनर्स के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गुडविल कैलकुलेशन है? गुडविल कैलकुलेशन है ना? ओके, तुम्हारे बुक में गुडविल के लिए नोट दिया है 3.10 पे, रीड कर पाओगे क्या घर पे? होमवर्क में दूं चलेगा? बोलो हाँ या ना। तो आज घर पे रीड करना, नहीं समझ में आया तो कल मुझे एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर जा रहा हूं। अब नोट्स ओपन कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोट्स में मार्किंग करना है विद द एग्जांपल, ठीक है? पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द पार्टनर्स, ठीक है? अगर पार्टनर्स पर्सनल प्रॉफिट करते हैं तो उस केस में क्या होगा? नोट्स लाए हैं सबने? नहीं सर, वो तो ना घर पे रखे हैं सर, घर पे मेरे टेबल पे खिड़की से जब हवा आती है तो उसके पन्ने लहराते हैं, ही। चलो स्टार्ट करें। अब यहां पे मैं मार्किंग करूंगा, साथ साथ में पढ़ूंगा। वेयर अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और द बिजनेस कनेक्टेड टू द फर्म, ही मस्ट अकाउंट द प्रॉफिट एंड पेड टू, किसको बोले एक बार जो से, फर्म। तो लिखना वहां पे एग्जाम्पल, मिस्टर डी यूज्ड अ शोरूम कार for cab service from his business of partnership, from his business of क्या लिख बाजू से, partnership, he shall share all profit of cab service in the firm
यू शॉल शेयर ऑल द प्रॉफिट ऑफ द कैब सर्विस इन, कहाँ बोले एक बार, फर्म। शोरूम की कार यूज कर ली कैब सर्विस के लिए, प्रॉफिट देना पड़ेगा, है ना, बोलो हाँ या ना। चलो नहीं, दूसरा लिख लिया सबने। Where a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from use of the property or business connected, he must account the profit and pay it to the firm. ये तो अभी अभी देखा हमने। This rule is also subject to contract between partners. He is under no obligation whatever account for the profit non-competing business, even though his connection with the firm may be enable him to push the private trade better. बोला गया है कि अगर पार्टनर दूसरा बिजनेस कर रहा है विच इज नॉन कंपीटिंग, जैसे फर्म के नाम पे दूध का बिजनेस था, ठीक है, फर्म इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अरे समझ रहा है क्या, और उसमें से एक पार्टनर ने इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल मैं, सार्या और रुष्या और मुक्या और धीर्या, मैं, सार्या, मुक्या, धीर्या, रुष्या, हम 5 पार्टनर, हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस था, और मैंने साथ में बेकरी डाल दिया। अब मेरा कंपीटिंग बिजनेस है, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, पर कंपीटिंग तो नहीं है ना, मेरे बिजनेस की वजह से इनके बिजनेस पे असर होने वाला है क्या, कुछ उल्टा फायदा ही होगा। जो मेरे यहाँ पे बेकरी में प्रोडक्ट परचेस करने आएगा वो साइड से दूध भी लेके जाएगा, अरे बोलो ना, या इनके यहाँ पे जो दूध परचेस करने आएगा वो मेरे बेकरी से प्रोडक्ट परचेस करके जाएगा। सो इट्स अ गुड थिंग। तो ऐसे केस में क्या ये बिजनेस में कर सकता हूँ, क्या इसका प्रॉफिट मेरे को फर्म में देने की जरूरत है, क्या ये 5 मुझे प्रॉफिट मांग सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ दूध बेचेंगे, मतलब अरे नीचे तो लिखना, इफ फर्म हैव मिल्क प्रोडक्ट बिजनेस एंड वन पार्टनर carry non-competing bakery business, he can earn profits. He can earn profits and did not share to partnership. Did not share to क्या लिख बाजू से, पार्टनरशिप, फुल स्टॉप, लिव लगा नीचे। A deed of the partnership may contain that some or all the partners not to carry a business other than the firm during the continuance of partnership. आप डीड में ऐसा लिख सकते हो कि पार्टनर ने कंपीटिंग बिजनेस तो छोड़ो, मतलब हम पांचों ने जब पार्टनरशिप किया तो हमने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा, इन चारों ने पता है क्या, बोले मिल्क प्रोडक्ट बिजनेस हम चला रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट तो अलाउड ही नहीं है, बाकी दूसरा बिजनेस भी अलाउड नहीं है, नो बेकरी नथिंग, पेट्रोल भी नहीं बेच सकते, वो अपोजिट है ना उसका, और मिल्क का कोई लेन देन नहीं है, बोलो हाँ या ना। बट फिर भी अगर आपने एक लॉज डाला है कि कोई पार्टनर दूसरा कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई भी, तो इस सिचुएशन में भाई साहब ऐसा हो सकता है, अ ब्रीच ऑफ सच अ प्रोविजन में एंटाइटल अदर पार्टनर्स टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना। सो ऊपर के एग्जाम्पल में, इन अबव एग्जाम्पल लिखना, in above example, if deed restricts to do any other business, the partner in default shall pay the damages. पार्टनर इन डिफॉल्ट शॉल पे द क्या वाली बाजू से, डैमेजेस। लिख लिया सबने, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो सर नो। चलो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट वाली चीज आती है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिस्ट्रक्चरिंग हो गया फर्म का। ओके, द चेंज में ऑकर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या तो फिर सम पार्टनर गो आउट, या डेथ और रिटायरमेंट, या पार्टनर कंसर्न कैरीज ऑन अदर बिजनेस, ठीक है। व्हेन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स्ड, मतलब टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, टाउनशिप पूरी बन गई, अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए सेम पार्टनरशिप यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया फर्म का, हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स टुगेदर एग्री करके ये चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। नीचे रूल्स इन द केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जो नीचे ऊपर दिए गए हैं 4 केसेस, उसी के लिए नीचे रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके, सब जन पढ़ेंगे साथ में, बोलो हाँ या ना। जाग रहे हो कि सो गए? ओके, where a change occurs in the constitution of the firm in any of the first 3 ways, first 3 way मतलब new partner or retirement of the partner या carry on the other business by the same partners, तो ऐसे सिचुएशन में the mutual rights and duties of the partner in reconstituted firm remains the same as they were before the change। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी का नाम है ZNMD एंड कंपनी। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा? अरे बोलो ना हाँ या ना। ZNMD के 4 पार्टनर्स थे। कौन कौन? मैं आ जाऊँ जादू, मैं आ जाऊँ। ऋतिक, फरहान, अभय, कटरीना। ठीक है, कटरीना की शादी हो गई। इतना दुख, और ये दुख तो ऐसे मत जैसे एक्स थी तुम्हारी वो। कटरीना की शादी हो गई, बचे हुए तीनों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप कैरी करेंगे। तो ऋतिक का जो पहला ओरिजिनल था उसके अंदर ऋतिक का परसेंटेज शेयरिंग था 25%, फरहान 25%, अभय 25%, कैट 25%। कैट चली गई, तीनों ने मिलकर नई फर्म बनाई, MNMD एंड कंपनी। मौत ना मिलेगी दोबारा। असली टाइटल सच्चा वाला तो यही है ना, जिंदगी तो दोबारा मिल भी सकती है, मौत कहां मिलेगी? बोला हाँ है ना। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। समझ में आ रहा है? सो मौत ना मिलेगी, क्या बोले एक बार जोर से, दोबारा। और तीनों लोग इसके अंदर कंटिन्यू किए। मैं आ जाऊं जादू, मैं आ जाऊं। फरहान एंड अभय, बोलो हाँ या ना। मुझे तो इनके परसेंटेज शेयरिंग क्या रहेंगे? सेम एज अर्लियर, सेम एज अर्लियर इन प्रोपोर्शन 33.33, 33.33, 33.33। कोई नालायक नहीं पूछेगा 0.01 का क्या होगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यहां तक समझ में आया है सबको? जोर से बोले सर नो। ये पहले का एग्जांपल। दूसरा, where a firm is constituted for a fixed term continues to carry on a business after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the partner remains the same as they were before, so far as may contained with the incident of the partnership at will. Some provisions have been held to be inconsistent with the incident of the partnership at will. Example, the provision in the deed of the partner desiring to retire shall give a notice of his intention of the same at the certain time before क्या बोले एक बार जो से हैंड। सर बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, इतना मस्त पढ़ते हो ना सर आप, मजा ही आ गया। घंटा समझ में नहीं आया? पढ़ो उसको नालायक लोगों। शानोनान, क्या समझा? वो मत पूछो सर, आपने पढ़ने को बोला था वो हो गया। क्या बोला क्या है वहां पे? क्या बोला है? हाँ, एक हाथ देखो तो भी समझ में आया क्या रे? कोई एक तो होगा जिसको क्या बोला है, बोलो। सर ये भी हम बताएंगे तो तुम काहे के लिए हो यहाँ पे?
नालायक लोगों, सिंपल एग्जांपल ध्यान दो। चारों ने मिलकर पार्टनरशिप की। पहले इनका बिजनेस था स्काई डाइविंग का, ठीक है, कि लोगों को स्काई डाइविंग करवाते थे। फिर उसके बाद में स्काई डाइविंग के बिजनेस का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया, सांड के आगे भागने का। अब मुझे एक बात बताओ, सेम पार्टनरशिप में नया प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा या सेम रहेगा? बस वही बोला है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। तीसरा वाला तुम ही पढ़ो, मेरे से पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पढ़ने से भी कुछ खास हो रहा है ऐसा नहीं है, सेम ही है। सेम लग रहा है जो अभी बोला? बोलो हाँ या ना। एक वेंचर ऑलरेडी चल रहा था, नया वेंचर ऐड कर दिया, सेम राइट्स। मतलब आप एक प्रोजेक्ट खत्म करके नया प्रोजेक्ट शुरू करो तो भी सेम राइट्स, एक वेंचर के साथ दूसरा वेंचर ऐड कर दो तो भी सेम राइट्स। तो वहां लिख के रखो साइड में, ठीक है, जगह दी है। बाद में कैसा कि तुम गजनी टाइप रहते हो, ऊपर से अभी अभी पढ़ा हुआ भी तुमको समझ में नहीं आया तो बात का तो बात ही अलग है। तो लिखना वहां पे इफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप adds a new project or venture, the rights and liabilities will remain the same. The rights and liabilities will remain the same. लिख लिया सबने? ये दोनों के लिए। हाँ, यहां तक समझ में आया पक्का? नेक्स्ट चीज के ऊपर जा रहे हैं, पार्टनर्स एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन मालूम है? ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट? एग्जाम्पल बोलो। प्रिंसिपल एजेंट का एक आधा एग्जाम्पल। अरे भिखारी लोगों बोलो, सुस्त रत्नो। हाँ, सेलर की भी आप पे गुड्स बेचा, जैसे कंसाइनमेंट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। बोलो हाँ या ना? एक और बताओ, एप्पल स्टोर इज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल कंपनी। वो जो है यूनिकॉर्न, मैपे, हाँ है ना? अलग अलग स्टोर्स होते हैं ना, हाँ या ना? तो वो एजेंट ही है ना एप्पल कंपनी के। जब अगर तुमने ये स्टोर से आईफोन 15 खरीदा, आईफोन का 15, ठीक है, और वो खराब हो गया, तो तुम स्टोर में जाओगे या सर्विस सेंटर में जाओगे? सर्विस सेंटर किसका है? कंपनी का। स्टोर एजेंट है। तो एनी एक्ट्स डन बाय द एजेंट प्रिंसिपल विल बी लायबल। नीचे रजिस्टर में हेडिंग डालो फटाफट फटाफट। लिखना, लिखना, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, पॉइंट नंबर 1, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, हेडिंग क्या था? हेडिंग बोलो, नालायक लोग। लिखो पार्टनर्स एज ए एजेंट, भिखारी लोग। पार्टनर्स एज ए एजेंट, वो भी नहीं मालूम कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा नशा है? मेरे को भी चाहिए कि मालूम ही नहीं क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं। लिखो, इन अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप या इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, देखा है? इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द फर्म इज अज्यूम्ड टू बी प्रिंसिपल। द फर्म इज अज्यूम्ड टू बी प्रिंसिपल and partners are assumed to be agents of such a principle, and partners are assumed to be agents of such a principle. Full stop.
पार्टनर्स आर अज्यूम टू बी एजेंट्स ऑफ सच, क्या बोले एक बार उसे, प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने, जोर से बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 2, सो एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर्स एज एन एजेंट, any acts done by the partners as an agent any act done by the partners as an agent will make the firm that is principal liable, will make the firm that is principal liable for such acts, such acts, full stop. Point number 3, so as a partner, third point, so as a partner, in addition to agency, partners also have a right, partners also have a right as follows, point number A, lend or borrow the amount, for business, point number B, accept or draw negotiable instrument, point number C, sign the documents, point number D, conduct the business as a rational person, conduct the business as a, क्या बोले एक बार उसे, rational person। डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। चलो डन एवरीबॉडी, सबका हो गया। ओके, यहाँ पे आपका खत्म होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ, क्या बोले एक बार उसे, पार्टनरशिप फर्म। अब इसके एडिशन में भी कुछ अथॉरिटी दिए है पार्टनरशिप फर्म के, पर वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा होमवर्क के लिए, बुक देना मुझे, या बुक में होगी क्वेश्चन, दिखाओ मुझे एक बार, वही देता हूं। पेज नंबर 3.15, पेज नंबर 3.15 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.15 का क्या बोले एक बार जो से फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में सेकंड वाला, थ्री 3.10 पर का एमटीपी वाला सवाल, 3.10 एमटीपी पढ़ लिया सबने, मार्क कर लिया। दो सवाल आपने आज करके लाने हैं, ठीक है। आज अपन इतना यहाँ पे स्टॉप करते हैं। रिजॉल्व फॉर टुडे हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।